ग्रीन फंड्स भी रखे जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और सर, जैसे इनके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, फिर एक स्मॉल कैप, फिर एक लार्ज एंड मिड कैप, अगर सर क्योंकि मिड कैप पे शो भी है, मिड कैप जैसी जो कैटेगरी है 15 से 20% के आसपास का करेक्शन अगर इसमें आ जाए और इन्वेस्टर की एसआईपी लगातार चल रही है, इन्वेस्टमेंट बना हुआ है, वैल्यू भी अच्छी हो चुकी है पोर्टफोलियो की, तो क्या उस दौरान एसआईपी को जारी रखना चाहिए या फिर बीच में पॉज ले लें? क्या करना चाहिए? मतलब अपने आप को कैसे संभालें करेक्शन जब कोई देख रहा हो, खास करके ऐसे इन्वेस्टर जो अगर मान लीजिए पहली बार ही करेक्शन देख रहा है? देखिए, पहली बात तो ये, अगर मार्केट डाउन जाता है तो वो तो अपॉर्चुनिटी है। वो आप इन्वेस्टर एसआईपी इसलिए रोकता है कि लॉस ज्यादा हो जाएगा, लेकिन लॉस नहीं होगा, वो तो अपॉर्चुनिटी है। और क्योंकि हम बेसिक फंडामेंटल क्या है कि बाय लो एंड सेल हाई। तो जब लो पे मार्केट जा रहा है और मिड कैप मान लीजिए लो पे चले गए, तो फिर आपके लिए आपको तो और बाय करना है, वहां पे स्टॉप करने का तो मतलब ही नहीं होता। तो मेरी राय में वो अपॉर्चुनिटीज होती हैं और एसआईपी आपकी कंटिन्यू रहनी चाहिए, जिससे कि आप एवरेजिंग का बेनिफिट उठा सकें। और वो एवरेजिंग का बेनिफिट आप तभी उठाएंगे जब आप जो है लो पे अगर आप बाय करेंगे, और मार्केट जब भी डाउन जाएगा वो अपॉर्चुनिटी होगी लो पे बाय करने की। तो एसआईपीज जो है ऐसे मार्केट्स में हमेशा कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो सर एसआईपी टॉप अप करें या फिर स्टेप अप करें? सालाना सालाना बढ़ाएं कुछ कुछ परसेंटेज, या फिर अगर एक मुश्त पैसा आता है तो ऑनगोइंग जो फंड्स में इन्वेस्टमेंट चल रहा है, एसआईपी चल रही है, उसी में डाल दें? तो दोनों ऑप्शन ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में से किसी एक पे हम ये बोल सकते हैं कि ये ठीक नहीं है, दूसरा ठीक है। दोनों ही है। अगर आपके पास सरप्लस अवेलेबल है तो आप टॉप अप कर सकते हैं जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आए या आपके पास सरप्लस हो। और स्टेप अप का अगर ऑप्शन है, अगर आप सरप्लस मानते हैं कि सरप्लस नहीं आ सकता, लेकिन आप सेविंग्स को इंक्रीज जरूर कर सकते हैं रेगुलरली, तो फिर स्टेप अप का ऑप्शन भी अच्छा है, जहां पे कि आपका एसआईपी एक पर्टिकुलर अमाउंट में फ्रीक्वेंसी पे हमेशा जो है बढ़ता रहेगा। तो स्टेप अप अप्रोच खासकर बेनिफिशियल हो जाता है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि किसी भी इन्वेस्टर के लिए जब हम दो अप्रोच लेते हैं, एक होता है कि फिक्स्ड अमाउंट आपको गोल तक निवेश करना है, दूसरा होता है कि आप लो से स्टार्ट करके स्टेप अप कर सकते हैं और उसी गोल को आप अचीव कर सकते हैं। तो लो से स्टार्ट करके और स्टेप अप करना एक अच्छी ऑप्शन हो जाता है इन्वेस्टर्स के लिए, कि जैसे जैसे मेरी सेविंग्स बढ़ेंगी वैसे वैसे मेरा जो है निवेश भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि उतना फिक्स निवेश एक साथ निकालना मुश्किल होता है। और सर जो इस तरीके की कैटेगरी जैसे स्मॉल कैप हो गया, थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है, या मिड कैप भी हो गया, लार्ज कैप के मुकाबले तो वॉलेटिलिटी उसमें भी होती है, उसमें क्या इकट्ठा टॉप अप कर दें, या फिर उसमें ये कि मिड कैप या स्मॉल कैप में एक सालाना स्टेप अप लगा के चल लें, या लार्ज कैप जैसे जो फंड है उनमें पैसा आया है तो इकट्ठा भी डाल सकते हैं? देखिए, पैसा आ गया है तो अगर कैटेगरी वाइज लमसम भी आ क्या रहा है फर्क तो होना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कैटेगरी वाइज आपको बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी पे बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। अगर आपके पास लमसम आया तो आप स्टैगर भी कर सकते हैं। आपने डेट फंड से डाल के एसटीपी का ऑप्शन आप ले सकते हैं, तो उसी सरप्लस को आप स्टैगर वे में निवेश कर सकते हैं। स्टैगर्ड वे में हमेशा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपको मार्केट कहाँ पर है या हाई है लो है वो वरी करने की जरूरत नहीं नहीं पड़ती है। हाँ, अगर अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो लमसम जरूर निवेश किया जा सकता है। आपके पास सरप्लस है, मार्केट डाउन आ गया, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो हमेशा लमसम निवेश कर जो आपको बेनिफिट कर सकता है। हम्म, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमारे व्यूअर हैं आसाम से, अभिषेक नाम है इनका। इन्होंने अपना पोर्टफोलियो जो है उस पर एक राय मांगी है, हालांकि इनका पोर्टफोलियो भेजने का तरीका थोड़ा अलग है हमारे आम दर्शकों से। सर इनका सिर्फ पोर्टफोलियो है, 15,000 रुपये महीने की एसआईपी ये कर रहे हैं, 17 साल के लिए करेंगे। अब इन्होंने जो हमें शेयर किया है अपने बारे में इन्फॉर्मेशन, वो इस तरीके से है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के लार्ज कैप में 25% पैसा जा रहा है इनका उस 15,000 में से। ईडलवाइज मिड कैप फंड में 30% पैसा जा रहा है। बंधन का स्मॉल कैप है, उसमें 20% का एलोकेशन है। कह रहे हैं प्लीज रिव्यू वेदर एनी चेंज इन द फंड्स एंड एलोकेशन इज रिक्वायर्ड। क्या सर 17 साल के लिहाज से फ्लेक्सी कैप लार्ज कैप में 25% रखना, 30% रखना मिड कैप में और 20% रखना स्मॉल कैप में, क्या ये ठीक स्ट्रैटेजी अपनाई है अभिषेक जी ने? देखिए, स्ट्रैटेजी ठीक हो सकती है अगर आपका ओवरऑल एक्सपोजर आपके रिस्क एपेटाइट को मीट करता हो। आपका रिस्क एपेटाइट है, आप मान लीजिए 50% लार्ज कैप और 50% मिड स्मॉल कैप आप कर सकते हैं, आपका रिस्क एपेटाइट इस तरह का है, तो एक्सपोजर अच्छा हो सकता है। लेकिन आपका रिस्क एपेटाइट वो नहीं है, आप बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं देख सकते, तो मे बी जो है आपको एक्सपोजर फिर क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा। और फ्लेक्सी कैप जैसी कैटेगरी भी जब आप लेते हैं तो आप डिफरेंट कैटेगरीज में निवेश कर रहे हैं।
प्योर लार्ज कैप नहीं है या प्योर मिड कैप नहीं है, तो आप जो परसेंटेज आपने डिफाइन करी, ये परसेंटेज आप ओवरऑल पोर्टफोलियो में डिफाइन कीजिए कि आप कितना लार्ज कैप रखेंगे, कितना मिड कैप रखेंगे और कहां तक आप स्मॉल कैप को इंक्लूड करेंगे, वो परसेंटेज डिफाइन कर लीजिए। उसके बाद जो है ये डिसीजन लेना ज्यादा आसान है। तो मतलब सर ये जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप प्लस फ्लेक्सी कैप में इनका 25% है, ये एक्चुअल में आपके हिसाब से 50% होना चाहिए वाला एलोकेशन? नहीं, देखिए इसमें अब फ्लेक्सी कैप को भी मुझे डिवाइड करना पड़ेगा कि वो फ्लेक्सी कैप में प्योर लार्ज कैप एलोकेशन नहीं है, वो तो मतलब अभी का मैंडेट में हो सिर्फ रखा है। लार्ज कैप में ही 50% होना चाहिए, उसके बाद बाकी कैटेगरी आनी चाहिए? आइडियली अगर मैं इन्वेस्टर्स को अगर एक उसमें सलाह दूं तो हाँ, 50% एटलीस्ट लार्ज कैप में आपका होना चाहिए। उसके बियॉन्ड फिर आप कितना करते हैं वो आप अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट 50 to 60% एटलीस्ट लार्ज कैप में जरूर होना चाहिए। ठीक है सर। अच्छा, एक चीज और सर, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, क्योंकि इन्होंने साथ में लिखा तो अभी मेरे दिमाग में जहन में आ रहा है सवाल। बहुत सारे हमारे गेस्ट आते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट आते हैं जो आजकल क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड्स लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ रुझान ज्यादा रख रहे हैं, तो वो इस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं हमारे एक्सपर्ट, उससे हो सकता है हमारा व्यूअर कंफ्यूज होता हो कि फ्लेक्सी कैप फंड आप एक ऐड कर लीजिए पोर्टफोलियो में, वो तो लार्ज कैप बायस्ड होते हैं, लार्ज कैप में ज़्यादा रुझान रखते हैं, तो एक थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी, बाकी आप स्मॉल कैप मिड कैप रख लीजिए। क्या सिर्फ जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं, एएमसी चाहे कोई भी हो, पारंपरिक हो, एचडीएफसी हो, कोई भी एएमसी हो, आईसीआईसीआई हो, क्या हमेशा ही लार्ज कैप की तरफ जो है हैवी रहते हैं, या फिर कभी भी चाहेगा मन फंड मैनेजर का तो वो अपने आप चेंज कर देगा, स्मॉल कैप में हैवी हो जाएगा या कुछ टाइम मिड कैप में हैवी चलेगा? अगर आप फ्लेक्सी कैप का 3 साल से पुराने का डाटा उठाएंगे ना, तो आप पाएंगे कि उनमें 30% लार्ज कैप था, 30% मिड और स्मॉल था और 30% उनका ग्लोबल एक्सपोजर था। अब उस मैंडेट को देखें तो वो लार्ज कैप ओरिएंटेशन बिल्कुल नहीं है। फ्लेक्सी कैप मैंडेट ऐसा है कि फंड मैनेजर अपने डिस्क्रिप्शन पे चेंज कर सकता है। अभी तो ग्लोबल एक्सपोजर बंद है, वरना शायद अगर ग्लोबल एक्सपोजर बंद नहीं होता तो फ्लेक्सी कैप में ग्लोबल एक्सपोजर कंटिन्यू रहता। तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है कि लार्ज कैप फोकस आपको इससे मिल जाएगा। वो लार्ज कैप अभी टाइम के लिए है, जब फंड मैनेजर ने व्यू ले रखा है। कल को फंड मैनेजर का व्यू चेंज हो गया तो वो लार्ज कैप को रिड्यूस कर देगा, स्मॉल मिड का एक्सपोजर हाई हो जाएगा, और कल को अगर ग्लोबल अलाउ हो गया तो ग्लोबल में एक्सपोजर आ जाएगा। तो ये फ्लेक्सी कैप आपका लार्ज कैप रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल रिप्लेसमेंट नहीं है, वो स्ट्रैटेजी मैंडेट बिल्कुल अलग है। तो इसलिए जब फ्लेक्सी कैप को आप ऐड करते हैं अपने पोर्टफोलियो में, यू डू नॉट ऐड इट क्योंकि वो लार्ज कैप है या मिड कैप है या स्मॉल कैप है। आप ऐड इसलिए करते हैं कि उसमें फंड मैनेजर जो है डिस्क्रिप्शन पे है और मार्केट्स के अकॉर्डिंग वो अपना व्यू लेके फंड से रिटर्न निकाल के आपको दे सकता है। आप इसलिए उस कैटेगरी को ऐड करते हैं। तो मतलब सर ये स्टेटमेंट गलत है ना फिर, अगर हमारे जो एक्सपर्ट्स आते हैं, कोई भी गेस्ट आता है, अगर वो इस तरीके से कहते हैं कि ज्यादा रखता है फ्लेक्सी कैप फंड जो है लार्ज कैप में एलोकेशन, ये गलत है ना? रख रहा है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आप इनफैक्ट अभी का क्यों अभी रख रहा है ना, आप जैसे मैंने कहा 3 साल से पहले का आप डाटा उठा के देख लीजिए ना, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का डाटा उठा के देख लीजिए अगर देखना है तो आपको, आप उसमें पाएंगे 30 अभी भी ग्लोबल एक्सपोजर बना हुआ है, निकाला नहीं है। तो अब फ्लेक्सी कैप है, फ्लेक्सी जो नाम है, देखिए अब जो हो गया है नाम से ही उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो निकल के आता है, फ्लेक्सी है। फ्लेक्सी का मतलब ही यही है कि फ्लेक्सिबल अप्रोच रहेगी फंड मैनेजर की। तो ये अभी का व्यू है फंड मैनेजर का, ये आपका 15 साल का व्यू नहीं है फंड मैनेजर का। ठीक है। तो मतलब अगर सर मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में से आपको चूज करना हो ऐसे इन्वेस्टर के लिए जिसका टाइम होराइजन जो है 20 साल का, 23 साल, 25 साल का है, तो आप किस तरीके की कैटेगरी जो है उसका सिलेक्शन करके उसे देंगे? देखिए बहुत मुश्किल होता है फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में से। हाँ, फ्लेक्सी कैप जरूर इसलिए प्रेफरेबल होता था और कि उसमें एक ग्लोबल एक्सपोजर भी था, साथ साथ डोमेस्टिक इक्विटीज में था लेकिन ग्लोबल एक्सपोजर भी था। तो अगर आपको फंड मैनेजर का डिस्क्रिप्शन पूरा कंप्लीटली चाहिए जिस तरीके से अभी है, तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी अच्छी हो जाती है। मल्टी कैप में क्योंकि एक मिनिमम मैंडेट है, उससे नीचे नहीं जा सकते आप एक्सपोजर में, वो मिनिमम मैंडेट की वजह से हमेशा मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप तीनों में एक्सपोजर बना रहेगा, किसी में भी जीरो नहीं होगा। ये चीज आपको फ्लेक्सी कैप में नहीं मिलती है। तो इसलिए रिटर्न वाइज आपको दोनों में डिफरेंस दिखाई देगा अलग अलग सिनेरियोज में। बट आई थिंक अगर आप वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं अपने फंड के अंदर, और अभी तो क्योंकि मैंडेट चेंज हो गया है, लेकिन आप चाहेंगे कि फ्यूचर में ग्लोबल एक्सपोजर भी इसी के थ्रू मिल जाए, तो फिर आपको फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में मिलेगा।